अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओके। सो चले अभी तक वैसे जितना हम लोगों ने किया है क्या उसकी सबको समझ आ गई भी है। अ, ताकि आज हम पहले स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांटेड टू टेक अ फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के अभी तक सारे जितना हमने किया है आर आर ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज। कोई कंफ्यूजन या कोई ऐसी जो चीज़ जो समझ ना आई हो अभी तक। सॉरी मैम, क्या आप बताया आपने? मेरी आवाज़ क्लियर है? यस मिस, आपकी आवाज़ क्लियर है। समझ आया, मैं सब कुछ तकरीबन आपने समझ आया। ओके सो मैं यही पूछ रही थी कि इससे पहले कि मैं आज अपना लेक्चर स्टार्ट करूं लाइक अभी तक हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं राइट। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक जितने हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो क्या वो सारे उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं मिस, क्लियर है सारा। दैट्स गुड। और बाकी सबको नो मैम। ओके सो एक्चुअली ओके सो मैंने अभी फिलहाल के लिए आई जस्ट थॉट कि अभी हम लोगों ने अभी तक मॉडल्स बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे जाऊं अभी हम लोगों ने मॉडल्स को डिस्कस नहीं किया राइट। कि मॉडल्स मशीन लर्निंग में होते कौन कौन से हैं। आप लोगों में से किसी को आइडिया है लाइक आप एल्गोरिदम्स यानी जो हम जेनेरिक कह रहे थे कि एल्गोरिदम्स हैं तो कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन लर्निंग के। मैम एक जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं वो एक तो एमएलपी है, मल्टी लेयर रिसेप्ट्रॉन है, डिसीजन ट्री है, एक दूसरा डिसीजन ट्री है, और एसवीएम है। अ, ओके और इसके अलावा जो है केएनएन है। ये मेरे जो मुझे पता है कि ये मॉडल्स हैं जो मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं। दैट्स गुड। बस मशीन लर्निंग के एनिवन एल्स। मॉडल ये जो आपने पढ़ाए थे, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड, और फिर उनकी टाइप्स आ जाती हैं रिग्रेशन की, और अनसुपरवाइज में भी टाइप्स आ जाती हैं अलग अलग, रीइंफोर्समेंट के और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स। ये होते हैं एल्गोरिथम शायद। एक ओके सही है। आम, ठीक है मुझे लाइक हमारी यहाँ पे एक डाइवर्स है। जी सर ने बताया जो हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले सुपरवाइज मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स की टाइप्स हैं इंटीग्रेशन है क्लासिफिकेशन है। सो सर ने वो सब जो हमने पढ़ा था तो उसको सर ने रिवाइज करवाया। तो दैट्स आल्सो गुड कॉन्सेप्ट कि आपको आता है पिछला जो हमने पढ़ा है। तो ओके सो सर इसहाक डू यू वांट टू ऐड समथिंग। मैम किसने ये रिवाइज ये किसने करवाया है, एग्रेशन और जो मतलब उन्होंने रिकॉल किया कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक। ओके सो ओके सो दैट्स फाइन इट्स गुड। चले इट्स गुड दैट वी आर ऑन सेम पेज। लेकिन अच्छा इसमें एक चीज़ है कि बिफोर एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड मैंने आज हम लोगों ने मॉडल से स्टार्ट करना है। ठीक है तो मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ लेकिन सजेशन आई हैव गॉट एंड आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक एज वेल कि कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको मुझे लगता है कि लाइक मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे कि अपेरेंटली दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो हम मैंने जो वर्क फ्लो डायरेक्टली गो थ्रू करवाया था बेसिक्स। अब हम जरा मॉडल्स को थोड़ा सा पढ़ लें कि मॉडल्स हैं क्या। ठीक है हमने अभी तक उनको डिस्कस नहीं किया कि अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात कर रही हूँ तो जस्ट लीनियर रिग्रेशन है वो क्या एग्जैक्टली किस पे बेस्ड है हाउ इट वर्क्स। और जो इसका कोड है स्पेसिफिकली वो हम लोगों ने क्लास में करके नहीं देखा। सो आई थिंक कि अगर हम वो भी करेंगे ना तो उससे काफ़ी कंफ्यूजन्स भी क्लियर होंगी और न्यू चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। सो ओके सो एक स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। उसके बाद मैं लेटर ऑन आपसे फिर एक फीडबैक ले लूंगी। यू कैन आल्सो गिव योर फीडबैक इन द स्लैक एज वेल टू बी ओके। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट।
अभी के लिए हम मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनको देखेंगे। कल हम लोगों ने आइरस के डाटा सेट पे देखा था कि कैसे मशीन लर्निंग के जो सारा वर्क फ्लो है स्टेप वाइज वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है। मशीन जितने भी आइरस के डाटा सेट में लाइक हम लोगों ने कल देखा था, इफ़ यू कैन रिमेम्बर, तो हम लोगों ने ये कुछ देखा था कि हर उन्होंने एल्गोरिदम को अप्लाई किया, तो बेसिक जो वर्क फ्लो था वो इसी तरह ही था कि आप इसमें डाटा क्लीनिंग और वो सारी चीज़ें करने के बाद मशीन लर्निंग में टेस्ट एंड स्पर्ट लगाते हो, अपने एक्स और वाई वेरिएबल्स को आपने डिफाइन किया, टेस्ट एंड स्पर्ट लगाई, मशीन लर्निंग के मॉडल को फिट करवा के बाद में प्रिडिक्ट करवा दिया, और लेटर ऑन जो प्रिडिक्शन आई है उसको हम लोगों ने चेक कर लिया किसी ना किसी मैट्रिक्स से। और हम लोगों ने इसमें मल्टीपल देखे कि वो डिफरेंट तरह के लगा के कि क्या उसमें लाइक केस सिनेरियो बनता है। ठीक है कि आपस में इनका क्या परफॉर्मेंस है कंपेयर कर लिया। और एक हम लोगों ने कल वैलिडेशन का पढ़ा था। ठीक। कल वैलिडेशन का जो टेस्ट डाटा में पढ़ा था कि वैलिडेशन को भी यूज़ किया जाता है फाइन ट्यूनिंग के लिए, तो पहले ही हम ट्रेनिंग के दौरान ही उसको चेक कर लेते हैं कि मॉडल की क्या परफॉर्मेंस है, और उसके साथ साथ ट्यून करते रहते हैं उसको टेस्टिंग डाटा पे आने से पहले। ठीक। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने एक उससे पहले, अगर एक दिन पहले का अगर हम देखें, तो फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन जब हमने पढ़ी थी, सो बेसिकली अभी तो हम जेनेरिक कर रहे हैं ना, तो हम लोग का जो हमें पता है कि यही थोड़े से फीचर्स हैं और इन्हीं में से ही हम लोगों ने जो है ना सिलेक्ट कर लेने, एंड इट कम्प्लीटली मेक सेंस टू अस कि जैसे आइरिस का डेटा सेट था तो पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल सेपल एंड सेपल विड्थ, ये तो 4 कॉलम थे। ठीक है, वही देना थे, और ये प्रिडिक्ट करवाना था, करवा रहे थे कि स्पीशीज क्या है। लेकिन जब हमारे पास रियल वर्ल्ड डाटा सेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें से हम इतना ज़्यादा जब कॉलम्स देंगे तो ऑब्वियसली वो मॉडल सही तरीके से उसमें इतने कुछ इरेलेवेंट कॉलम्स आ जाएंगे, और कुछ होंगे ऐसे जो कि हाईली कोरिलेटेड हैं, जिनको सबको इकट्ठे देना जो है वो बायसनेस क्रिएट कर रहा होगा मॉडल के अंदर। वी हैव लर्नड इट अलॉट के किस तरह कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम फीचर सिलेक्शन और फीचर इंजीनियरिंग का ये पूरा एक है, जिसमें से हमने थोड़े से कुछ पढ़ा था कि अगर फीचर सिलेक्शन है तो वो कैसे करते हैं कि हम साइकिट लर्न का ही एक फीचर सिलेक्शन का फंक्शन है जो लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बहुत ज़्यादा रिडंडेंट कॉलम्स हैं या जो इरेलेवेंट कॉलम्स हैं, मतलब जो कि इतने अच्छे वैल्यूज नहीं है जिसमें, ठीक है, यानी जो जैसे फर्स्ट डेट का कॉलम हो सकता है, रोल नंबर का कॉलम हो सकता है, मतलब जिनसे कोई पर्टिकुलर इंसाइट्स निकलती है वो उनको साइड सेपरेट कर लेता है। ठीक है, तो एक ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, और एक ही हमने फीचर इंजीनियरिंग देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि फर्ज करें अब जैसे होता क्या है मॉडल्स में, फीचर इंजीनियरिंग हमने उसमें स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन देखी थी। तो उसमें हम ये बेसिकली कर क्यों रहे थे कि हमें आइडिया है कि अगर फर्ज करें मैं कॉलम्स में, हमने देखा था कि कॉलम हर डिफरेंट वैल्यूज अगर हैं, फर्ज करें एज के कॉलम में वैल्यूज आ रही हैं 20 से लेके 80 तक रेंज है, जबकि सैलरी की वैल्यूज आ रही हैं कोई 10,000 से लेके कोई 100 के तक। तो ठीक है, वो इसमें काफी ज्यादा लाइक वो एक इसमें और इसके मैग्नीट्यूड में, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो मॉडल को जब देखता है ना उसके लिए तो नंबर्स है ना, तो जिसके नंबर ज्यादा होते हैं ऑटोमेटिकली उसको थोड़ी सी ना वेटेज ज्यादा मिल रही थी, उसके नंबर्स हाई हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वो जितने भी फीचर्स मॉडल को दे वो एक ही स्केल में हो, तो हम 0 से 1 के स्केल में उसको कर लेते हैं। ठीक। तो ये, और या फिर हम ये करते हैं कि, और ये डिपेंड करता है कुछ मॉडल्स जिनकी असम्पशन ही है कि, या ऐसे मॉडल्स जो कि सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऐसे भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स थे, आई जस्ट नेम देम एट दैट टाइम के, जो कि सेंसिटिव हैं ये इस स्केल से। ठीक है, कि हम कितना मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर जब वो मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज करते हैं तो हम 0 से 1 में कर देते हैं इन सारी वैल्यूज को। ठीक है, इन सब वैल्यूज को वो इनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से 0 से 1 के अंदर डाल देगा, तो सारों के जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी रेंज जो है ना वैल्यूज की 0 से 1 में फॉल कर रही होगी। ठीक। तो इसी तरह से अब जो दूसरा है ना एक और वे वो ये है कि मैं इसमें इसको मीन जो है वो, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन क्या इसमें करनी है कि जो मतलब जो मीन है वो 0 के अराउंड और वेरिएंस 1 के अराउंड, लाइक वो वैल्यू सारी फार करती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से मतलब सारी वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में भी वो सेम कर देगा सारे कॉलम्स की, ताकि कंपेरेबल हो सके। फिर मॉडल को जो बायसनेस है ना मैग्नीट्यूड की कम ज्यादा होने की वजह से वो नहीं होगी। ठीक। तो यह ये बेसिक था। और फीचर इंजीनियरिंग को अभी फिलहाल के लिए रखा हमने, क्योंकि अभी हम टॉय डाटा सेट था आइरिस का, उसमें भी
लाइक हमारे पास तीन चार ही तो कॉलम्स थे, तो हमने नहीं यूज़ किया। लेकिन ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल टॉपिक था जिसपे हम लोगों ने डायरेक्टली थोड़ा सा मतलब चेक कर लिया कि ये क्या है मशीन लर्निंग के। जब हम वर्क फ्लो पढ़ रहे हैं तो साथ एक वो टॉपिक भी आ गया। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम वक्तन फवक्तन करते रहेंगे, बट आई विल कीप ऑन स्विचिंग। अब यहाँ तक जो मैंने रिवाइज करवाया है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं मैं क्लियर है। हम्म। ओके। यस सर हारिस। मैं से गलती सब कुछ हो गया था। हेलो मैम। यस। मैम ये जो आपने बात की कि ये खुद जो हम वो एक फंक्शन की नाम लिया आपने कि वो खुद ब खुद वो सही फीचर को डिटेक्ट कर लेता है और ख़राब जिस तरह आईडी और वगैरह को मतलब वो कहते हैं रिडंडेंट है ये, तो ये किस बेस पे इसके डिटेक्शन करता है या सिलेक्शन वगैरह? तो ये उसमें एल्गोरिथम्स रन हो रहे हैं। अब ये वो इस बेस पे भी हो सकता है कि कोरिलेशन क्या है, जो ज़्यादा कोरिलेटेड है उनको वो निकाल सकते हैं, या ये इस बेस पे भी हो सकता है कि एक सेम ही जैसे वैल्यूज आ रही है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था उसमें एग्जांपल में भी जब हम बात कर रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कॉलम, और उसमें एक एक जो है बर्थ जो है वो यहाँ किसी चीज़ की बताई हुई है, वही सेम चीज़ बताई हुई है ईयर्स में, और वही सेम चीज़ बताई हुई है मंथ्स में। ठीक है, तो अब बात तो एक ही है, वही सेम चीज उन्होंने ईयर्स में जो है वो फंसा है। यहाँ पे 1 ईयर 12 मंथ लिखा हुआ है, या 2 ईयर्स एंड 24 मंथ्स लिखा हुआ है, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो उसमें से हम वो फिर चूज कर लेगा कि जो सा बस सही है, लाइक वो एक को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि जो सेम मीनिंग देने वाले डिफरेंट कॉलम्स हैं तो वो देख लेगा कि भाई एक ही चीज का डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं। तो इससे क्या होगा, वरना क्या होगा कि वो डेट जो जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल या एज, अगर हम ईयर्स में और मंथ्स में वो कन्वर्ट करके बता रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये एज का ही रेलिवेंट था, एज इन ईयर्स और एज इन मंथ्स में बता रहा है वो। तो अब उस एज के पर्टिकुलर फीचर को, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि एज की जो प्रॉपर्टी है उसको वेटेज मिल गई, उसके उससे रेलिवेंट दो तीन या चार उस वैसे ही मिलते जुलते कॉलम्स ऐड हैं। ठीक। तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो इसकी हो सकता है वैल्यूज को ज्यादा सी प्रिडिक्ट कर दे और बाकी कॉलम्स की, क्योंकि वो इम्बैलेंस क्रिएट होगा ना। तो हो सकता है बाकी कॉलम्स अगर हम उसको आउटपुट के तौर पे दें तो वो सही प्रिडिक्ट ना करें, लेकिन इसको सही प्रिडिक्ट करते बिकॉज इसका डाटा ज्यादा उसको मिल गया। इनडायरेक्टली हमने देना नहीं चाहा, लेकिन वो इम्बैलेंस डाटा सेट था, तो इसलिए वो ऑलरेडी ऐसा हो गया। सही। तो यस देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल कि जिनकी बेसिस पे अब अगर हम एल्गोरिदम के लेवल पे जाएंगे, सो आई डोंट थिंक सो कि अभी वो चीज़ हमें अभी डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन एक जेनेरिक जो व्यू पॉइंट है वो यही है। थैंक सो यू मैम। यस वेलकम। ओके। सो यही चीज़ें लाइक हम पहले देख रहे थे। अब हमें जैसे कल भी एक क्वेश्चन था सरमार का कि हम पहले एक्स और वाई, हम उसे कैसे पता चलेगा कि हमने ये प्रिडिक्ट करवाना है जो भी, तो उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हमें एक मॉडल वाइज भी लेके चलना चाहिए और हमें कोड को भी देखना चाहिए, ताकि जिस तरह की कंफ्यूजन है वो भी तभी क्लियर होंगी। ठीक। तो अब देखें जैसे एक्स है, हाँ हमें पता है कि हम कोई भी वेरिएबल दे रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्स होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं जिनके मल्टीपल ये नेम्स हैं। डिग्रेसर भी हो सकता है, कंट्रोल वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। फीचर्स का नाम ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ कि ऐसा ऐसे कॉलम्स जो कि हम फीड करवा रहे हैं, या जिनसे जिनसे हम ट्रेन करवा रहे हैं, ट्रेनिंग में मतलब फीड करवा रहे हैं मॉडल को, जो कि जिनकी ठीक है, और इनकी बेस पे हमने वाई को प्रोडिक्ट करवाना है। ठीक। तो जो वाई है वो प्रिडिक्शन वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। सही। या रिस्पॉन्स वेरिएबल भी एक कॉमनली नेम यूज होता है या आउटपुट के तौर पे। ओके, सो ये तो सिंपल एक था इंट्रो कि एक्स और वाई की जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है उनका मतलब क्या है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि रिग्रेशन का मॉडल। ठीक है, तो रिग्रेशन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो ये है कि रिग्रेशन जो है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एक टाइप है। और क्या थी ये रिग्रेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है, कौन बताएगा? मैम ये कंटिन्यूस नंबर से डेटा। न्यूमेरिकल डाटा पे अप्लाई होता है, नंबर्स वगैरह। हाँ ओके, और सर हाय साहब क्या कह रहे थे? ये कंटिन्यूस सर डेटा को हम प्रिडिक्ट करा रहे होते हैं तो उसमें हम ये यस यूज करते यस यस दैट्स गुड। ओके, हाँ न्यूमेरिकल हम कहते हैं, लेकिन उसमें भी ना अगेन वो एक थोड़ी सी एम्बिगिटी आती है कि बाज़ अवत उन्होंने कैटेगरीज को भी तो इनकोडिंग करके 0 1 2 3 किया होता है। यानी जैसे आरिस के केस में था तो एक का वो जो है वर्जीनी का सतोसा, या फिर वो
जो भी उसकी पर्टिकुलर जो स्पीशीज थी, कैटेगरीज थी, उनको उसने इनकोडिंग करती हुई थी। तो समटाइम्स न्यूमेरिकल कैन बी कंफ्यूजिंग इन दैट सेंस। सो हाँ, ये ज़्यादा बेटर है कि हम ये कहते हैं कि रिग्रेशन मॉडल्स वो हैं जहाँ पे हम आउटपुट जो वेरिएबल जिसको हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं वो कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल है लेकिन उसमें डेसिमल्स है, राइट। ठीक है, वो रिग्रेशन में के अंडर आएगा यानी। और रिग्रेशन में बेसिकली जब हम बात करते हैं कि रिग्रेशन, सो इसमें बेसिकली क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप या कोई स्ट्रेंथ ही फाइंड आउट कर रहे हैं ना, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में क्या ट्रेंड है, राइट। अब जैसे एक जनरल जनरल हमने देखा हुआ है कि एक मतलब ये कोई भी ऐसा मेथड है जो कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए यूज हो, कि एक्स और वाई के हम जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का वो रिलेशनशिप हमें पता चल रहा होता है कि क्या वो लीनियर है, क्या वो कर्व्ड है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक। और फिर अगर उसी को एक्सट्रापोलेट कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज हैं, तो हम एक जेनेरिक वे में तो ये करते हैं, ठीक है, कि 1 2 3 4, और अब मुझे इसमें ये पता चल रहा है कि ये ट्रेंड है, सही सिंपल इस तरह से। और यहाँ तक वैल्यूज मुझे गिवन है, लेकिन आगे फॉर एग्जांपल कोई एक्स की ऐसी वैल्यू आती है 10। ठीक है, अब उसके यहाँ तक ग्राफ का डाटा तो यहाँ तक ही है, मुझे गिवन डाटा है, लेकिन 10 है तो मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर सकती हूँ और मुझे आइडिया हो सकता है कि 10 के इसी इसी रिलेशनशिप में जो पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है उसी के मुताबिक अगर 10 एक्स पे वैल्यू है तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, कि ऐसे एक्सट्रापोलेट करूँ कि इमेजिनरी जो लाइन है इसको वो आगे उसी पैटर्न पे जा रही हो और वहां पे इसको जो टच करके उसके अगेंस्ट वाई पे जो वैल्यू आ रही है, ये इसका मतलब है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हो जाएगी, ये उसका आउटकम है। तो यानी एक रिलेशनशिप हमें 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 क्या था, हमने ये पैटर्न पता कर लिया, हमें पता चल गया रिलेशनशिप क्या है एक्स और वाई के दरमियान में। और फिर उसी रिलेशनशिप की बेस पे जो सी वैल्यूज हमें एक जो कि हमें नहीं पता वाई की, हमने वो फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, एक वैल्यू के पता होने से दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया जब हमें ये रिलेशन ये पैटर्न पता चल गया। सो रिग्रेशन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और ये बताता है स्ट्रेंथ क्या है, रिलेशनशिप क्या है। ठीक, और इसमें जो इसके हम इवेलुएट करते हैं तो हमने देखा था कि आर स्क्वायर जो स्कोर्स हैं वो निकालते हैं। ठीक, तो अभी देखते हैं जो यूजली हम रिग्रेशन यूज कर रहे हैं वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? जी। मैडम एक आउटपुट वेरिएबल होता है और एक इनपुट वेरिएबल होता है। हम्म। ओके, यस। तो सिंपल एज इज नेम शोज है कि जो एक जनरल लीनियर रिग्रेशन है उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लाइक इसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के दरमियान में दे रहा होता है रिलेशनशिप हमें, और दोनों के दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, यानी हम जो एक हम डिपेंडेंट कॉलम दे रहे हैं, ठीक, और सॉरी एक डिपेंडेंट कॉलम है जिसको हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, और एक हम जो वैल्यू साथ दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट जो है वो भी कंटिन्यूस ही डाटा है। और इस पे जो इक्वेशन जिस पे बेस्ड है, ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन का पता है सबको, रिग्रेशन इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या मतलब है इसका? या मैम फिर ये इसको यस, इस तरह से भी लिखा सातवीं होता है। आठवीं में पढ़ी थी। जी। 9 अभी इक्वेशन है हमारे पास। अभी याद नहीं है इसका। ओके, ठीक है। तो कोई अच्छा ऐड करना चाहे? ओके, अच्छा इसको मैं बताती हूँ फिर। ओके, सो बेसिकली y और x तो हमारे पास वेरिएबल्स है ना, वही वेरिएबल्स हैं जो हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो m किसको शो करता है? स्लोप को मैम। यस। ठीक है, तो m होगी हमारी स्लोप, और जो c है वो किसको शो कर रहा है? वाई इंटरसेप्ट आई थिंक। यस, ये इंटरसेप्ट है। ओके, सो अब इसमें यानी जब ग्राफ में बना रही हूँ यानी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, सो उसमें हो क्या रहा है कि फर्ज करें कि यहाँ से कोई भी लाइन है यूँ जा रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देती हूँ, 1 सेकेंड। यूँ जा रही है, ठीक है, लाइन। तो ये एक्स वेरिएबल, ये वाई वेरिएबल, सही। तो आई एम जस्ट सेइंग कि स्लोप क्या और इंटरसेप्ट क्या होगी, कि इंटरसेप्ट वो पॉइंट है कि जब एक्स की वैल्यू 0 हो और उसका
एक्स वाली जीरो से जो मतलब जो बेस लाइन से कितना डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, वाई एक्सिस पे उसके दरम्यान में, यानी जो ये वाला डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं इंटरसेप्ट कह देती हूँ, राइट, जहाँ पे वो वाई एक्सिस पे टच कर रही है लाइन, ठीक है, और एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो है वहां पे उस केस में। तो ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, राइट। और जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप क्या है, कौन बताएगा? मैम ये जो हमारा जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, इसकी ये जो बन रही है ये स्लोप है। यस, स्लोप ढलवान जो होती है, यानी यानी कि हम इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स लें यहाँ पे, और जिस तरह से वो परपेंडिकुलर जो जहाँ पे ये टच कर रहे हैं ना, ठीक है, वो पॉइंट वहां से हम उसकी वैल्यू मेजर कर लेते हैं कि ये इसकी एम एम वैल्यू है, ठीक है। कि कोई दो पॉइंट्स लिए और उनको फिर ये जो एक्सट्रापोलेट करके परपेंडिकुलर लाइंस जो हमने ड्रा किए हैं दो पॉइंट्स पे, ठीक है, तो जहाँ पे मीट करें, दे आर एक्चुअली गिविंग द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक। तो ये स्लोप हो गई हमारे पास। अब इसको ये ए और बी से भी यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, सो दे आर कैन बी इंटरचेंजेबली डिनोटेड विद दीज सिंबल्स। सो बेसिकली जब हम रिग्रेशन की जब बात कर रहे होते हैं, रिग्रेशन, लीनियर सिंपल रिग्रेशन, तो हमें पता है कि वो बेस्ट फिट लाइन बनाता है, ठीक है। यानी वो ऐसी लाइन बनाता है कि अगर मेरे पास जितने डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक, तो ऐसी लाइन हो कि वो मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स कवर कर रहा हो, ठीक है। कि अगर मेरे पास इस तरह से एक है, ठीक है, मतलब डाटा पॉइंट्स यूं पड़े हुए हैं काफी ज्यादा। तो अब मुझे इसमें से वो ये कोशिश करेगा कि वो वाली लाइन चूज करे जिसमें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा पॉइंट्स कवर हो सके। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो पहले वो ये वाली लाइन को चूज कर ले, ठीक, या फिर कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है। उसका जो एल्गोरिदम है ना, वो मल्टीपल लाइंस पे देखेगा कि कहाँ कौन सी ऐसी मैं लाइन बनाऊं कि जिसमें वो बेस्ट फिट हो। बेस्ट फिट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट्स उसमें कवर हो, जितने भी डाटा पॉइंट्स है ज्यादा ज्यादा आ सके, और दूसरे डाटा पॉइंट्स जो है उससे कम डिस्टेंस हो, ठीक। यानी कि इस केस में तो खैर डाटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्केटर्ड है, यूजुअली ऐसा इतना भी स्केटर्ड नहीं होते, लेकिन हाँ। ओके, सो अब ये देखें कि बेस्ट फिट उसने ये बताई है, और भी देखेगा, कोशिश ये करेगा कि वो दूसरे जो डाटा पॉइंट्स ऊपर या नीचे उसके आए ना, वो भी उनका डिस्टेंस भी से कम हो, ऐसी कोई बीच में लाइन ऐसी ड्रॉ कर दे वो, राइट। तो ओके, सो अब जो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब वो डिस्टेंस ये मेयर करके हमें पता चलता है कि अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा ना बेस्ट फिट लाइन और डाटा पॉइंट्स के दरमियान में, सो इसका मतलब है कि एरर ज्यादा है। तो हम एरर का मैट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। एरर से हमें पता चलता है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, और फिर उस बेस पे हम उसको बता देते हैं कि ये इतना एरर है, अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा एरर होगा, सही। यस, ये सर हाशिर। बस इसमें हम लोग मेन एब्सोल्यूट एरर यूज करते हैं। हाँ जी, ये मल्टीपल उसके हैं जो हम यूएस यूज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल मैट्रिक्स हो सकते हैं। द मीन एब्सोल्यूट इज आल्सो वन ऑफ देम। यस। ओके बस। ओके, ऑलराइट। और अब इसमें जो एक और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जस्ट लाइक के फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूँ कि उसने बेस्ट फिट लाइन कोई भी चूज कर ली है, ठीक है, इसको जरा सिंपलर वे में करने के लिए लेट्स जस्ट डू इट दिस वे कि ओके, सो ये फर्ज करें कि कोई भी, मतलब जैसे मैं कही थी कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, ठीक, या इसको बी भी कह सकते हैं, वाई को बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। तो एनी हाउ यहाँ पे कोई भी जो डाटा पॉइंट है वाई इज इक्वल टू या बी जो भी, तो ये लाइन वाई या बी जो भी पॉइंट है ये, और ये एक्सिस की लाइन जा रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट करें इसने बेस्ट फिट लाइन ये ड्रॉ की है किसके अगेंस्ट, इन डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट, किस तरह से डाटा पॉइंट्स थे, ठीक है। तो उसने जो है ना इसके अगेंस्ट एक बेस्ट फिट लाइन ऐसी ड्रॉ की है, अब सारी बातें ऊपर नीचे हैं सारी वैल्यूज, तो वो ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा जिससे पैटर्न लर्न हो, ठीक है, और न्यू वैल्यू कोई भी हो तो अच्छे तरीके से प्रोडिक्ट हो सके। तो अब उसने इस तरह से एक सेंटर में इन डाटा पॉइंट्स की लाइन ड्रॉ की है, राइट। तो अब जो
रिजाइडल्स हैं बेसिकली, वो क्या है कि जो ये डिस्टेंस बेसिकली है ना, तो इनका जब वो इस तरह से इसका जो सम ऑफ स्केयर्ड रिजाइडल्स देगा, ठीक है, तो वो लेटर ऑन उसको यूज करेगा। यानी इस तरह से वर्ड जो आप इसमें ना अक्सर सुनेंगे, रिजाइडल्स का वर्ड, राइट। रिजाइडल्स क्या है, वो बेसिकली यही है कि जो इसका डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा होगा कि कितना कितना दूर है, ठीक है, उस एरर को शो कराने के लिए, लाइक वो रिजाइडल्स का वर्ड। और जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा, हमने देखा है कि उतना ही वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्वांटिफाई कर रहा होगा इस रिलेशनशिप को इन वेरिएबल्स के दरमियान में, और उतना ही अच्छा प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। और उतनी ही अच्छी इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, कि मतलब हम इसमें लीनियर रिग्रेशन के अंदर इससे इसके थ्रू भी, रिग्रेशन कोफिशिएंट के थ्रू भी हम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें बता, ये बेसिकली बताता क्या है, हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि हमारा वो पर्टिकुलर जो फीचर है उस वो कितना, यस। वैसे जो इक्वेशन है b इक्वल्स टू x प्लस c और y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन है या ये वैसे ही बस याद करने के लिए है? क्या है इम्प्लीमेंटेशन इसकी कुछ है या नहीं है? लिमिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ओके, इम्प्लीमेंटेशन, जी। तो ये इम्प्लाई कर रहे हैं ना हम इसमें, इसी इसी रिलेशनशिप के थ्रू, जो ये रिग्रेशन इक्वेशन है ना, इसी के थ्रू है, तो इसने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की हुई है, या राइट, ये इस पे बेस्ड ही है इसका मॉडल, ठीक है। तो यस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि इस पे बेस्ड है ये मॉडल। वो जब रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहा है कि इसने एक्स और वाई एक्सिस के वेरिएबल में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, तो किस बेस पे किया है, उसने इसमें स्लोप को भी कंसिडर किया, उसमें उसने इंटरसेप्ट को भी कंसिडर किया, फिर जाके उसने वैल्यू निकाली है। ये नहीं है कि वाई इज इक्वल टू एक्स के एक की वैल्यू निकालनी है तो उस हिसाब से दूसरे की निकल आएगी। उसमें उसने दो चीजें कंसिडर की हैं कि स्लोप क्या बनी हुई है और इंटरसेप्ट क्या है। तो उसकी बेस पे फिर पता चलेगा कि कितनी वैल्यू आ सकती है, जैसे मैंने वो एक्स्ट्रापोलेट करके बताया भी था। अगर मैं स्लोप और ये चीज कंसिडर ना करी हूँ इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इसी फॉर्म में, तो फिर तो मतलब कि मैं ये देख नहीं सकती ना कि आगे कितना आगे जा रहा होगा, और उस हिसाब से मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू से कर सकूँ वाई के में। यस सर अमर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लीनियर रिग्रेशन की ये जो इक्वेशन है, क्या ये क्या ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्या एल्गोरिदम है, ये भी एल्गोरिदम है ये? ये एक रिग्रेशन की इक्वेशन है ना इसकी, तो सिंपल इक्वेशन है। ऐसे में मैम एल्गोरिदम तो वही होता है ना कि सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो हम क्या नाम है इसका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कोड्स की फॉर्म में लिखते हैं हम। हम्म। तो और जैसे आपने कहा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक एक जो है वो एल्गोरिदम भी है, तो यस, ये थोड़ा सा, तो ये कंफ्यूजन हो रही थी कि अच्छा ये वो इक्वेशन है। एल्गोरिदम। Yes. अब एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, कि मैथमेटिकल इक्वेशन है जिस पे वो बेस्ड है। तो वो इक्वेशन पे बेस्ड उसे कैसे पता चलेगा कि अब इस पे काम करना, उस इक्वेशन पे बेस्ड जो कोड लिखा है आपने, सेट ऑफ कोड, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन की बेस पे। तो आप उसको जब अप्लाई करेंगे तो फिर ये आप मॉडल को रन करवा रहे हैं ना। यानी आपको खुद से वो इक्वेशन दे के उसे सारा नहीं बताना पड़ा कि इस तरह से कोडिंग करके ऐसे निकालना, बल्कि आप सिर्फ लीनियर रिग्रेशन का वो इनबिल्ट जो मॉडल एल्गोरिदम पड़ा हुआ है, आप उसको सिर्फ कॉल करते हैं मॉडल के फॉर्म में, ठीक है, उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और फिट करवा देते हैं। तो डेफिनेटली ये जो अब हम बात करें ना सुपरलीनियर रिग्रेशन की, वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड सम लाइंस ऑफ कोड्स हैं। तो एल्गोरिदम की बेसिक्स जो है वो मैथ और स्टार्स भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, खाली ये तो नहीं है कि सिर्फ कोड ही है, ठीक है। तो किसी बेस पे कर रहे हैं ना, जब रिलेशनशिप बना रहे हैं इसका वाई और एक्स का, तो उसमें स्लोप और एक्स जो डाली है, सी डाला है, तो ये मैं माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर रही, बल्कि एक पर्टिकुलर रिलेशन ये मैथमेटिकली ड्राइव हुआ है जिस पे बेस्ड है, और इसी तरह से निकलेंगी वैल्यूज, राइट, प्रिडिक्ट। यानी कि मैम सिंपल वर्ड्स के ये जो है ये जो हमारा ये एल्गोरिदम बना हुआ है इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन पर बिल्ड हुआ हुआ है।
ठीक। जो इक्वेशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की वो यही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। ताकि उस पे बेस फिर वो जैसे एक्सट्रापोलेट, अगर फर्स्ट के लिए जनरल एग्जांपल है एक्सट्रापोलेट करना है, तो उसने क्या पता कि y को मैं y इज इक्वल टू 2c कह दूं, वो y और x, वरना दो वेरिएबल्स ही है मेरे पास, तो क्या ये हो सकता है 2 × x है, या ये यानी डबल हो रहा है, या फिर ये एक के बढ़ने से एक कम हो रहा है। इस तरह से कोई रिलेशनशिप तो नहीं ना ऐसा समझ आएगा, ठीक है। उसमें तो वो पर्टिकुलर, क्योंकि उसमें दो फैक्टर्स और भी हैं, तो वो उसने दो ऐड किए हैं, फिर उसके बाद वो प्रॉपर एक रिलेशनशिप, हम उस इसको फिर जब ऐड करके देखते हैं तो फिर हम सही y की वैल्यू प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। ठीक। तो ये लीनियर रिग्रेशन जो है इस तरह से इस पे बेस्ड है। अब उसमें और भी बड़ी चीजें हो सकती हैं, जैसे अब वो क्या कर रहा है, अब अगर मैं इसको मजीद दिखाऊं कि कैसे इसमें कैलकुलेट हो रहा है और कैसे वो सारा, तो बेसिकली वो क्या करता है, सर हमारा आपका कोई हैंड रेज है, वो क्या कर रहा है, वो सिंपली यहाँ पे ना ये जो हमारे पास डोर्स हैं, ठीक है, अब इसके उसने क्या निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। ईच डिस्टेंस को रहता रहता मेयर करके फिर इनको सम करेगा और फिर देखेगा कि कितनी वैल्यू आ रही है, यानी वो देखेगा कि कुछ फॉर एग्जांपल ये जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको मैं ये कह सकती हूँ, यानी जो ये बेस्ट फिट लाइन जा रही थी, ठीक, तो इससे कुछ पॉइंट्स नीचे हैं और कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं, यानी कुछ की वैल्यूज इससे कम है तो माइनस में जा रही हैं, ठीक है, और कुछ उससे ज्यादा है वो प्लस में जा रही होंगी वैल्यूज, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये इस तरह से वो इस तरह से कि एक कुछ इसमें से -y1 आ रही होंगी स्केयर, मतलब इस तरह से और इसके अलावा कुछ लाइक फॉर एग्जांपल ये हम कह देते हैं कि y1 था, ये y2 है, ये y3 है, इन डाटा पॉइंट्स को कोई ना कोई नेम दे दिया क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो इस तरह से जब हम वो सारी वो प्लस माइनस करेगा कि इस बेस्ट फिट लाइन से इसका कितना डिस्टेंस है, वो इसने इस तरह से कर करके मेयर करता है स्क्वायर ले लेके। तो बेसिकली ये अगर पहले तो यूजली अगर मैं इसको सिंपली स्क्वायर के बगैर बताऊं कि डिस्टेंस मेयर करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस हर पॉइंट का इस तरह से करके वो मेयर कर लेता है कि कितना डिस्टेंस बन रहा है। ठीक, अब ये जो वैल्यूज एंड सो ऑन जितने डाटा पॉइंट्स है ना, तो बेस्ट फिट लाइन से क्योंकि हमने उसका ये निकालना है कि किस हद तक उसने सही मेयर किया है, तो हमने कहा कि हर डाटा पॉइंट से डिस्टेंस मेयर करेगा, ठीक है। तो कुछ डाटा पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, तो उन सबको मेयर करेगा। तो हो सकता है कुछ की वैल्यू पॉजिटिव आए क्योंकि जो उससे नीचे हैं, तो और कुछ की वैल्यू जो सॉरी कुछ की वैल्यू नेगेटिव आए और कुछ की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए वो इसका स्क्वायर लगा देता है, ठीक है। तो सम ऑफ रिजाइडल, सम ऑफ स्क्वायर रिजाइडल इसे कहेंगे। तो रिजाइडल मैं इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है रिजाइडल क्या होता है, बचा हुआ होता है ना, ठीक है। तो यानी जो मतलब कि जो बेस्ट फिट लाइन से ऊपर या नीचे कुछ डाटा पॉइंट्स जो बच गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसने इस लाइन में कोशिश नहीं की होती है ना कि जित मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स कवर भी हो जाएं और बेस्ट फिट भी हो, ठीक है। बेस्ट फिट इन सेंस कि मैक्सिमम डाटा पॉइंट्स भी इसके अंदर कवर हो जाएं, ऐसी लाइन चूज करें कि डाटा पॉइंट्स इसमें से ही गुजर रहे हो। लेकिन अगर वो नहीं होता तो ऐसी लाइन हो कि वो पैटर्न स्टडी अच्छा कर ले कि जो डिस्टेंस है दूसरे पॉइंट से वो कम से कम हो, ठीक। तो इस बेस पे जब उसने ये डिस्टेंस यानी जी ये सारे ने ये रिजाइडल्स निकाले हैं, तो ये हम पहले कहते हैं कि सम ऑफ रिजाइडल्स हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा कि इक्वेशन के अंदर जो है वो ये प्लस माइनस हो सकती है वैल्यू, तो ये उसको ओवरकम करने के लिए उसने स्क्वायर भी ले लिया। तो यानी ये जो सम ऑफ स्क्वायर्ड रिजाइडल्स है, वो लेटर ऑन हम ये इसमें एरर फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो बैक एंड पे लाइक वो इस तरह से मॉडल जो रन करता है, तो वो सम ऑफ स्केयर्ड रिजल्ट्स निकालता है, ठीक है। तो इस तरह से इनको जब ऐड करेगा और फिर लेटर ऑन इसमें से वो इसी बेस पे फिर वो लेटर ऑन जो हमारे पास है अ, जो लाइक जो एरर है, ठीक है, उसकी वैल्यू और या आर स्क्वायर की वैल्यू वो फाइंड आउट करता है। और इसमें ये हमने देखा था कि जितना ज्यादा इसमें जो डिस्टेंसेस हैं वो ज्यादा होंगे, यानी स्क्वायर्ड रिजल्ट की वैल्यू ज्यादा होगी ना, अगर सम ऑफ स्क्वायर्ड रिजल्ट की वैल्यू, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा था, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ज्यादा है, एरर ज्यादा, तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आर स्क्वायर क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि टारगेट वेरिएबल से
जो भी हमारा जो हमने प्रिडिक्ट करवाना है, और जो पर्टिकुलर एक्स है, जो जो हमने फीचर्स दिए हैं, ठीक है, तो फीचर्स का वो जो पर्टिकुलर फीचर है उसका आउटकम पे क्या अफेक्ट, कितना इफेक्ट है, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो ज्यादा होती है, ठीक है, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप ज्यादा है, ठीक है, तो अच्छी प्रोडिक्ट करेगी वो वैल्यू, ठीक है। तो आर स्केल का ज्यादा होने का मतलब ये है जो इसकी वैल्यू लाइक 0 से 1 तक की रेंज में होती है। और हमने देखा है कि जो यूजली जो 0.6 से 1 है वो अच्छी कंसिडर हो रही होती है वैल्यू, ठीक है। ज्यादातर 0.8 से 1 कंसिडर होती है, लाइक 0.6 आल्सो कंपेरेबल। तो ये वैल्यूज हमने आर स्केल की पढ़ी थी, ठीक। अब इसमें बी की जो वैल्यू है, ओके, सो एनी हाउ ये चल रहा है, ठीक है। और बी के जो ये एक हो सकता है कि हम इसमें इसमें भी फर्दर एनी हाउ ये ज्यादा ड्राइव करना है इक्वेशन को, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट मजीद हम डिग डाउन नहीं करते, बिकॉज इसमें हम एम एक्स की वैल्यू लेटर ऑन डालते हैं उसकी वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इंटरसेप्ट, क्योंकि इस केस में बिल्कुल सीधी लाइन ही जा रही है, तो इंटरसेप्ट तो वो इस तरह से एक कांस्टेंट ही है ना, तो उसने नहीं ऐड किया, ठीक है, क्योंकि वो थ्रोट कांस्टेंट ही रहेगा वैसे भी। और वैसे भी हम इंटरसेप्ट वही कहते हैं कि जो इसका एक्स जीरो पे कांस्टेंट डिस्टेंस आ रहा होता है वो कंसिडर करते हैं, तो वो तो एक कांस्टेंट है। लेकिन हम इसमें फिर बी के जो यहाँ पे बी की वैल्यू है, लाइक वो प्रॉपर डालते हैं कि इसमें एम एक्स प्लस बी है ये असल में, ठीक है, या ए एक्स प्लस बी जो भी, ठीक है। तो x1 की वैल्यू जो है वो इसमें पुट होती है, ठीक। सो एनी हाउ ये इस पे नहीं जाते, सिर्फ इतना ही रखें कि सम ऑफ स्क्वायर रिजल्ट्स इस तरह से निकलते हैं, ठीक। सम ऑफ स्क्वायर्ड रिजल्ट्स, और ये जो यानी जो डिस्टेंस है इससे हम कंसिडर कर रहे हैं रिजल्ट्स, उस बेस पे कर रहे हैं इन्हें, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं जो डाटा पॉइंट्स ऊपर और नीचे रह गए हैं, और उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका हम स्क्वायर लेके जो सम ऑफ स्क्वायर्ड रिजल्ट्स हम कह रहे हैं। क्योंकि स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू ऊपर या नीचे आने से तो जो कम है उससे वैल्यू माइनस में भी जा सकती हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ माइनस होंगी, तो उनको ओवरकम करने के लिए सारा सबको स्क्वायर ले लिया, ठीक। और फिर उसके बाद ताकि उसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो इस तरह से साइन का, तो फिर हमने ये देखा है कि क्या रिलेशन बनता है कि अगर हम ओवरऑल अगर इसका क्रक्स देखें, तो बेस्ट फिट लाइन वो है जिसमें जो रिजाइडल्स हैं वो कम से कम हो, ठीक है, या उसके जो सम ऑफ स्क्वायर रिजाइडल्स है वो भी कम हो, मिनिमम हो, और जिसकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो ज्यादा हो, ठीक। ये दो मेन की पॉइंट्स हैं, और ये हमने देख लिया कि कैसे ये इक्वेशन पे बेस्ड है ये मॉडल, राइट। सो यहाँ तक क्लियर है? यस मिस। वॉज इट इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट? इंटरेस्टिंग है कुछ नहीं कह सकते, बट इट क्लियर तो है। जी मैम, यस। ये मैम बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हाँ। मैम एर आर आर स्क्वायर जो है वो, काइंडली ये दोबारा बता देंगे क्या ये एरर को शो कर रहा है, जो कि आपने पहले बताया था कि एरर अगर इन डाटा पॉइंट्स का इस लाइन से डिस्टेंस कम होगा तो एरर कम होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एरर ज़्यादा होगा। तो ये आर स्क्वायर एरर को शो कर रहा नहीं, ये बता रहा है कि है। जो रिलेशनशिप है, एम ऑडिबल? या मेरी आवाज़ यस। आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है। तो वो ये बताएगा कि रिलेशनशिप क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है फीचर का, मतलब वो कितना इन्फ्लुएंस कर रही है टू बी ऐसे राइट वर्ड्स के, जो फीचर है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आउटपुट वेरिएबल की, ठीक है। तो जिस फीचर का ज्यादा आर स्क्वायर निकलती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट वैल्यूज का, मतलब ये कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक। और इसमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि कोफिशिएंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि अगर ये वाली पर्टिकुलर फीचर बढ़ेगा तो वाई में भी वाई में वो भी बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर फीचर की वैल्यू बढ़ने से वाई की जो यानी आउटपुट वेरिएबल है उसमें वैल्यू में डिक्रीज आएगा। तो इस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन है। आई होप इट इज क्लियर।
और इसके अलावा एक और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जब हम अगर इन केस के आर स्क्वायर वैल्यू के साथ फिर ये भी क्वांटिफाई जब करता है रिलेशनशिप को, ठीक है, तो साथ इवन के पी वैल्यू भी बताई जा रही होती है कि उसने अगर आपस में इनके डिस्टेंस वगैरह देखे हैं और उनको फिर बाद में लेटर ऑन निकाली ये वैल्यू, तो उसमें प्रोबेबिलिटी किस हद तक थी कि पी वैल्यू के हिसाब से कि कितने किस हद तक उसने वैल्यू सही दी है हमें, उसने मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाल के। तो बात का तो भी, लेकिन वो ज्यादा अभी इसमें यूज नहीं होगी, सो वी आर नॉट, आई आई जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट इट, पी वैल्यू के बारे में। लेकिन उसका भी यूज केस इन मॉडल्स में इस तरह से होता है, राइट। एनी हाउ, तो अब आगे मूव करें, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, राइट। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरी मेरी नहीं आवाज बस बाकी? आपकी ओके, आवाज़ क्लियर है, बस क्लियर आवाज़। चल फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमने ये पढ़ लिया कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है क्या, ठीक। और इसके अलावा ये देख लिया कि किस पे बेस्ड है, ठीक। तो अब हम जरा थोड़ा सा इसको अप्लाई करके जब हम देखेंगे ना कोडिंग में, तो हमें ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ हो रहा है। अब जैसे मेरे पास ये डाटा सेट एक पड़ा हुआ है, आई एम जस्ट यूजिंग दिस सिंपल डाटा सेट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो उसमें एक सैलरी का डाटा सेट है, जिसमें एज है, डिस्टेंस है, इयर्स एक्सपीरियंस है, सैलरी है, ओके। तो अब इसमें से मैं अगर ये कहूँ कि चलो मैं सैलरी प्रिडिक्ट करवाती हूँ किसी एक फैक्टर की बेस पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये ओवरऑल, क्योंकि एक सिंपल सा डाटा सेट है, तो इसमें डाटा रैंगलिंग के और वो क्लीनिंग के स्टेप्स को ऑफ कोर्स वी कैन स्किप इट, बिकॉज इसमें कोई मिसिंग वैल्यू वैसे भी नहीं है, कोई आउटलायर, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा डाटा सेट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो इसमें ऐसी कोई आउटलायर और चीज़ें नहीं है, एक सिंपल स्मॉल सा डाटा सेट है। तो ये चीज़ें सारी अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है कि मैंने अपना एक देखा कि मुझे प्रिडिक्ट क्या करवाना है, तो मैंने सैलरी को प्रिडिक्ट करवाना है। किस बेस पे? कोई भी फैक्टर हम ले सकते हैं, हम यहाँ पे एज ही ले लेते हैं पहले वाला, ठीक। तो एज की बेस पे या फिर कोई भी पकड़ लेते हैं, चले ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या देख लें, ठीक है। तो ये दोनों देख लेते हैं साइड बाय साइड वाले, कि इन दोनों में से हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी की बेस पे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे कि कितना तजुर्बा होता है तो फिर उसकी सैलरी कितनी होगी। तो मैंने प्रिडिक्ट क्या करवाना है, सैलरी, और मैंने मेरे जो क्योंकि हमने देखा है कि इन दोनों में, इसमें लीनियर रिग्रेशन के केस में जो दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, यानी जो मैं फीचर दे रही हूँ ना, फीड करवानी, वो भी एक ही है और दोनों के दोनों ही कंटिन्यूस हैं। लीनियर रिग्रेशन में एक चीज़ तो हमें पता है कि आउटपुट वेरिएबल, जो टारगेट वेरिएबल है जिसको हमें प्रिडिक्ट करवाना है, वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में जो मैं फीड करवा रही हूँ वो भी कंटिन्यूस ही होगा, ठीक। तो अब मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करूंगी, मैं एक्स और वाई उसे बताऊंगी कि एक्स की क्या वैल्यू है और वाई की क्या वैल्यू है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे रीड करवा लिया हुआ डाटा फ्रेम को, ठीक है, CSV में। और यहाँ पे अब इसको मैंने सबसे पहले मशीन लर्निंग में फर्स्ट स्टेप है मेरा कि मैंने एक्स और वाई बताना है उसे। तो एक्स क्या होगा, क्या बताऊंगी मैं से? बस एक हमारा फीचर है जो आप देना चाह रही हो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें मैं कैसे बताऊं इसे, क्या बताऊं इसे कि क्या क्या है मेरा, यानी कि मैं एक्स यहाँ पे देना चाह रही हूँ ईयर्स एक्सपीरियंस, कि इसकी बेस पे वो प्रिडिक्ट करे सैलरी, ठीक है। तो मैं उसको यानी जो डाटा देना चाह रही हूँ ना मॉडल को फीड करने के लिए, जो कॉलम एक देना चाह रही हूँ वो है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और वो देखें तो वो उसने इस तरह से वैल्यू 1.1 1.3, यानी कि कंटिन्यूस डाटा है, सो वी कैन यूज इट, राइट। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं इसमें दे रही हूँ, तो VF मैं डॉट कैसे? कॉलम्स और आगे ब्रैकेट में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हम्म। और एक दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके भी बता सकती हूँ कि इसमें ये इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला कॉलम, ठीक है, ओके। और इसके अलावा वाई, वाई को मैं वाई क्या दूंगी इस वाई केस पे? सैलरी हमारी। हाँ जी, वाई जो है हमारी, वो सैलरी का कॉलम आ गया, ठीक। तो इस तरह से मैंने एक्स और वाई को डिफाइन कर दिया पहले, कि मेरा जो टारगेट वेरिएबल, अब चूंकि सुपरवाइज मशीन लर्निंग की एग्जांपल है तो हमने टारगेट वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिफाइन भी किया हुआ है, ठीक है, कि ये टारगेट वेरिएबल होगा, सही। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, मशीन लर्निंग के वर्कफ्लो में
नेक्स्ट स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ डाटा सेट ही है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ डाटा सेट। तो इसमें हमने जो बाय डिफॉल्ट है 80-20, यूजली बाय स्टैंडर्ड यूज होता है, हम 70-30 भी कर सकते हैं, लेकिन यूजली 80-20 यूज होता है। सो नाउ व्हाट वी आर अप टू डू। जैसे आप कोई वेरिएबल दे दें और आगे से स्प्लिट का फंक्शन यूज करके स्प्लिट कर दें, बल्कि ट्रेन ट्रेन एक्स ट्रेन वाई वैल एक्स वैल वाई इस्तेमाल होगा। हाँ जी, बिल्कुल वो चीज़ है, लेकिन उससे पहले भी हमने उससे रेलिवेंट लाइब्रेरी तो इम्पोर्ट ही नहीं की। ठीक है, टेस्ट ट्रेन सेपरेट के लिए, सो आई हैव टू इम्पोर्ट इट। कि हम कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, फ्रॉम साइकिट लर्न से, राइट। तो मैं उसे साइकिल लर्न बताऊँ। मॉडल सिलेक्शन से। यस दैट्स गुड, फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन। तो इसमें से मैंने इंपोर्ट क्या करवाना है, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करवा लिया। अब इसमें आ, ये मैं इसमें क्या करूँगी कि इसको बताती हूँ, जैसे सर ने अभी बताया कि मैं अब इसमें वेरिएबल्स बताऊंगी कि किन में स्प्लिट करवाना है ना। तो एक ट्रेन का है, ठीक है, एक्स ट्रेन, और एक एक्स का टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है, होगा। और इसी तरह से वाई का ट्रेन वेरिएबल है। लिखने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, कोई मतलब एक्स कैपिटल या वाई कैपिटल इस तरह से भी कर देते हैं, तो इट कैन वेरी। और एक वाई टेस्ट होगा, ठीक है, यानी पहले एक्स के बता दिए, फिर वाई के बता दिए, और एक्स में भी पहले ट्रेन का फिर टेस्ट का बताया हुआ है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद लेटर ऑन हम उसे बताएंगे कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसमें मैं अब उसमें मैं कौन सी वैल्यूज दूंगी कि जिनको स्प्लिट करना है, एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल्स है ना। हमने जो सेलेक्ट किया, पूरा डाटा नहीं मैं इसमें दे रही, मैं जस्ट बता रही हूँ जो मैंने एक्स और वाई है इसमें फीचर जो सा एक देना है। और टेस्ट साइज बताऊंगी, टेस्ट साइज इस केस में क्या होगा अगर मैं 80-20 रख रही हूँ। 0.2। दैट्स गुड, ये 0.2 होगा। और इसके अलावा कोई और चीज़ रहती है। रैंडम स्टेट अगर आप देना चाहें तो। यस इट इज़ इम्पोर्टेंट, रैंडम स्टेट इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें इसकी वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल वी कैन, आई एम रैंडमली सेइंग इज 0, यूजली 42 भी यूज होती है। सो तो ये हमारे पास टेस्ट ट्रेन सेपरेट आ गया। ये वाला भी हमने पहले वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है, बता दिया कि कौन से कॉलम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी टेस्ट ट्रेन सेपरेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास हम यूज ही एक एक कॉलम करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो इसमें कोई इशू नहीं था। कोई फीचर इंजीनियरिंग फीचर सिलेक्शन का ऐसा कोई ज्यादा मसला नहीं है, ठीक है, सिंपल यूज कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट ट्रेन सेपरेट करवा लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है। वो फिट करा देंगे हम, फिर अपना प्रेडिक्ट करा देंगे। ओके, जी सर, मार्क कैन यू टेल कैसे करेंगे हम ये। ओके, सो कौन सा मॉडल, हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें अभी उसको भी प्रिडिक्ट फिट करवाने से पहले हमने उसको उस मॉडल को इंपोर्ट तो किया ही नहीं हुआ, राइट। तो पहले वो भी इंपोर्ट करना है कि इसको यहीं पे शुरू में, ये बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पहले ही सारी लाइब्रेरीज जो है इंपोर्ट कर ली जाए, जो भी हमें पता है कि यूज होंगी, ठीक है। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल से हमने इंपोर्ट करनी है लीनियर रिग्रेशन, सही। तब हमने लीनियर रिग्रेशन, पहले हम इसका मॉडल इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद, ठीक है। और इसकी एक डेफिनेशन अगर आप यहीं से इसकी पढ़ें तो आई थिंक वो जो हमने पढ़ा है ना वो समझ ज़्यादा सही आ जाएगी कि लीनियर रिग्रेशन फिट्स अ लीनियर मॉडल विद कोएफिशिएंट्स टू मिनिमाइज डिजायर्ड सम ऑफ स्क्वेयर्स between observed target in the data set and the targets predicted by the linear approximation। तो थोड़ी सी सेंस बन रही है कि उसने लीनियर मॉडल को फिट किया है,
और मिनिमाइज करने के लिए रिजाइडल सम ऑफ स्केयर्स को, जो हमने देखा था कि रिजाइडल सम जो स्केयर उसका जो सम दे रहे थे हम, स्केयर करने के बाद उनका सम दे रहे थे रिजाइडल्स का, तो वो उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। और उसमें वो देखते हैं कि जो टारगेट जो हमने ऑब्जर्व, जो टारगेट थी इन द डाटा सेट्स और जो प्रिडिक्ट उसने जो करवाया हुआ है उनके दरमियान में, यानी जो एक बेस्ट फिट लाइन उसने ड्रा की थी और जो रिजाइडर्स ऊपर नीचे बच गए थे उनके आपस में डिस्टेंस क्या है, और वो उसका जो मिनिमाइज करता है बेस्ट फिट लाइन चूज करने के लिए कि सम ऑफ रिजाइडर्स है वो स्केयर्ड रिजाइडर्स वो कम से कम हो। तो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ तक टेस्ट ट्रेन स्प्रेड भी हो गई। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट अपने अपना मॉडल को इंपोर्ट करवा लिया हुआ है, सो वी कैन नाउ फिट द मॉडल, ठीक है। तो हमारा टेस्ट ट्रेन स्प्लिटिंग के बाद तीसरा स्टेप क्या बनता है कि हमने मॉडल को फिट करवाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? df डॉट फिट ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई। ओके, सो जी, अ, नहीं, एक मिनट, उससे भी पहले एक मॉडल हम इसी स्टेप में करें तो पहले मॉडल को डायरेक्टली पहले डिफाइन ही करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर फिट करवाएं, ठीक। वो हम एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट नो कि बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ ही है ना, ठीक है, उनको समझ आ रही है कि हम कैसे कर रहे हैं। और सर इसहाक, आर यू देयर? अगर किसी भी स्टेप पे आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, या ये इवन ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा बेसिक्स में जा रहे हैं, तो यू कैन आल्सो टेल, कि ताकि मुझे पता चले कि पार्टिसिपेंट्स में किस लेवल की डाइवर्सिटी लाइक है, कि हो सकता है कुछ बच्चों को ये सारा कुछ पहले से पता है, ठीक है, तो दे कैन गेट बोर्ड एज वेल। सो ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है डाइवर्स क्लास में, सो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो इसमें स्टार्ट किया, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे भी कर सकती हूँ फिटिंग, ठीक है। इट्स अप टू मी कि मैं इसको जो मॉडल को पहले यहाँ पे करके फिर लेटर ऑन उसमें मॉडल डॉट फिट कर दूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं इसको यहीं पे साथ ही फिट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बताऊँ कि पहले लीनियर रिग्रेशन का मॉडल मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया, फिर उसके बाद फिटिंग करवा रही हूँ, तो उसमें मैं अब फिटिंग करवा रही है तो मैंने क्या देना है, इसमें क्या वेरिएबल्स दूंगी? ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई। क्योंकि मैं फिटिंग करवा रही हूँ, मैंने ट्रेनिंग करवानी है, इसको पैटर्न रन करवाना है, तो मैं इसको ट्रेनिंग का डाटा सेट दूंगी, ठीक है। तो मैंने इसमें ट्रेनिंग का डाटा सेट इसको दे दिया। तो अभी रन करके देखते हैं कितना क्या उसने किया है। ओके, सो अभी के लिए जब मैंने इसको रन किया ना, मैंने इसको भी फिलहाल टेस्टिंग प्रिडिक्शन पे तो अभी हम गए ही नहीं, हमने अभी इसको टेस्ट ट्रेन से प्रिडिक्ट किया और हमने कहा कि जो है ना मोटर को ये फिट करवा दो, ठीक है। तो उसने मुझे कुछ एरर अभी दिया है, ये तो ऊपर वाला वैसे ही मैंने ना डाटा सेट प्रिंट करवाया हुआ है, इसको मैं बल्कि खत्म ही कर देती हूँ, ये प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है डाटा सेट, हमने इसको साइड पे देख लिया, ठीक। तो ये एरर अब हमारे पास आ रहा है, वैल्यू एरर। वो कहता है कि जो एक्सपेक्टेड टू दी अरे एंड गोट वन डी अरे, सो ये क्यों आया? मैडम ये एक्स में आप डबल ब्रैकेट लगाएंगी। ओके, और क्यों लगानी है? क्यों लगानी है, ये हम लेंगे ना उसमें डेटा फ्रेम में, आई थिंक कॉलम को। ओके, सो यस, एक तो ये चीज़ है कि जो साइकिट लर्न है वो बाय डिफॉल्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे टू डिमेंशनल देंगे, ठीक है। तो साइकिट लर्न में है कि आपने उसे टू डिमेंशनल ही देनी है अरे, ठीक है, और वन डिमेंशनल देंगे सो इट विल नॉट वर्क। एक तो ये साइकिट लर्न की अपनी कंडीशन है, और दूसरा ये अगर हम सिंटैक्स देखें पाइथन का, तो उसमें ये है कि अगर मैं इसमें जब भी डाटा फ्रेम को कॉल करके ये खाली एक सिंगल ब्रैकेट में लिखती हूँ ना, तो वो क्या करता है उसका, जब मैं इस तरह से कॉलम एक्सेस कर रही हूँ तो इसको सीरीज की फॉर्म में देगा, ठीक है। जबकि हमें डाटा फ्रेम की फॉर्म में चाहिए, तो ताकि ये डाटा फ्रेम की फॉर्म में ही इसको रखे, ठीक है, सीरीज की फॉर्म में ना लेके जाए क्योंकि वो एक डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, सो अब ये वर्क करेगा, ऑलराइट। सो अब उसने वो मॉडल जो है इनिशियलाइज करवा दिया और ट्रेन कर दिया, तो ये सिंपली यहाँ पे था। और वो इस चीज़ के लिए है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है साइकिट की, वो भी है कि वो टू डी स्ट्रक्चर को एक्सपेक्ट करता है,
ठीक है। तो उसने एरर भी वही दिया था कि वैल्यू एरर टू डी एरर का है। और दूसरा ये है कि जो डाटा फ्रेम है और सीरीज अगर आप देखें तो पाइथन में सीरीज क्या है वो अगर आप उसका देखें लिस्ट और सीरीज में क्या फर्क होता है तो यू विल गेट टू नो कि सीरीज क्या है, वो एक एक्सक्यूज रेजिडेंस मी, स्ट्रक्चर है। यस। सॉरी मैम, मेरा नेट बंद हो गया था। आपने जब ये प्रिंट करवाया है, ये वाला मॉडल इक्वल यस। टू लीनियर रिग्रेशन ये करके जब मॉडल प्रिंट करवाया है, तो ये नीचे आउटपुट है लीनियर रिग्रेशन। हाँ जी ये। ये हाँ जी। इससे क्या मुराद है? हाँ मतलब कि मैंने उसे मॉडल को, एक मिनट इतना से भी करके मैं दिखाती हूँ। ठीक है। तो मैंने जस्ट उसके मॉडल को ना कॉल करके प्रिंट करवाया था कि क्या है। ठीक है। अगर मैं सिंपली वैसे ही इसको मॉडल को प्रिंट ये करवा दिया ना, रन करवाया, सो उसने जस्ट ट्रेन कर लिया, दैट्स इट, वो रन हो गया। ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट उसको ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ हो गया और उसके बाद मॉडल को उसने मैंने जस्ट शो करवाने के लिए कि ये लीनियर रिग्रेशन का हो गया, तो मैंने उसका कॉल किया तो उसने मुझे प्रिंट करा दी कि ये वाला मॉडल जो है ना, मॉडल कौन सा यूज़ किया है लीनियर रिग्रेशन वाला, वो उसने प्रिंट कर दिया नेम जस्ट। तो इसकी जरूरत नहीं है वैसे प्रिंट करवाने की। आ, ठीक है। मैं सिंपली जस्ट मॉडल यहाँ पे जस्ट फिट करवा रही हूँ, लेटर उसे यूज करना है क्योंकि हमारा काम ये है कि हमने जो है उसमें। लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने, इसका मतलब है लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने सक्सेसफुली जो हमारा डाटा है उसको ट्रेन कर दिया है। हाँ उससे लर्न कर लिया। यस। हाँ यानी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई है, उसने फिटिंग कर लिया, लाइक उसने लर्न कर लिया, उसने रन हो गया कोड एक दफा, राइट। ओके। यस यू आर राइट। और इसके बाद नेक्स्ट अब क्या स्टेप बनता है, हमने मॉडल को जो है फिटिंग करवा दी। नेक्स्ट। सभी अगर आप वैलिडेट करना चाहें वो भी करा सकती हैं, अगर आप डायरेक्टली आप प्रेडिक्शन करा देंगे या फिर यस। यस एग्जैक्टली। अच्छा अगर मुझे वैलिडेशन करवानी होती तो मुझे शुरू में ही उसकी स्प्लिटिंग वैसे करनी होती थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग का भी किया डाटा। सो वैलिडेशन के लिए हमने वेरिएबल्स दिए तो फिलहाल हमें प्रेडिक्शन ही करानी पड़ी। हम फिर फिलहाल के टेस्टिंग पे रख रहे हैं इसको, जस्ट टू बी इजी। सर इसहाक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके चले। ओके सो यस हमने इसमें अब प्रिडिक्शन करवानी है और साथ साथ उसमें एक काम और कर सकते हैं कि